Good morning, friends. Welcome to our new lecture of SEED, chapter number 6, lecture number 19. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करती हुई एजेंसी के लिए एमएसएमई क्या है उसके बारे में हमने थोड़ा डिस्कशन किया था कि आपका इंडस्ट्री का टाइप कौन सा है। अब अगर आपकी इंडस्ट्री के बारे में आपको पता चल गया तो अगर आपकी स्मॉल इंडस्ट्री है तो स्मॉल इंडस्ट्री का आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। या आप इंडस्ट्री खोलते हो या फिर आपकी कोई सर्विस एंटरप्राइज है, सर्विस एंटरप्राइज, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। वो रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सरकारी संस्थाओं पास उद्योगनी नोंदणी प्रक्रिया। अगर आपने आपकी कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको गवर्नमेंट के पास आपकी जो एजेंसी है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ एंटरप्राइजेस विद गवर्नमेंट एजेंसी। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होता है वो देखते हैं। सो MSMED એક્ટ 2006 હેઠળ ઉદ્યોગની નોંધણીને નીચેના બે ભાગોમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે। दो तरीके से आप दो पार्ट है इसको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। फर्स्ट पार्ट है EM पार्ट 1 फाइल करूं, दूसरा पार्ट है EM पार्ट 2 फाइल करूं। तो दो तरीके हैं। सो आपको कोई एक ही तरीका करना है, वो आपकी इंडस्ट्री है या आपकी सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस एंटरप्राइजेज है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कौन सा रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है वो कैसे पता चलेगा, तो आगे अपन देखते हैं। EM का मतलब होता है एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम। EM का फुल फॉर्म क्या है? एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम। सो EM जो है मतलब एक टाइप के डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट फाइल में रख के वो फाइल आपको सबमिट करवानी है। तो फर्स्ट जो टाइप है EM पार्ट 1 प्रकारની નોંધણી, ये रजिस्ट्रेशन किसके लिए एप्लीकेबल है? तो जो एकदम न्यू इंडस्ट्री है, जे नवा एकम होय અને સેવા પ્રકારના એકમ ન હોય તેઓની નોંધણી વિધિ નીચે પ્રમાણે છે। मतलब ये एकदम न्यू ही है और ये सर्विस इंडस्ट्री नहीं है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या फिर सर्विस एंटरप्राइज नहीं हो, उसके लिए EM पार्ट 1। समझ गए? न्यू है और सर्विस वाला नहीं है ये एंटरप्राइजेस, उसके लिए EM 1 पार्ट करना पड़ेगा आपको। EM पार्ट 1 को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके अंदर क्या करना पड़ता है, तो वो ऑफिस में जाके जो फॉर्म होता है वो फॉर्म आपको फिलअप करना होता है। वो फॉर्म की 4 कॉपी निकाल कर उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट है उसका एक बंच बनाना पड़ता है। मतलब 4 अलग अलग बंच बनेंगे, एक आपके फॉर्म और उसके साथ में जो अटैच्ड डॉक्यूमेंट होंगे उसको आपको अटैच करके 4 अलग अलग बंच बनाने पड़ेंगे। मतलब 4 आपकी नकल होगी। तो नियत फॉर्म ने अरजी करवी અને અરજીની 4 નકલો નીચેના બિડાણો સહિત પૂરી પાડવી। फर्स्ट जो आपका अटैचमेंट होगा वो होगा जो एकम एकाकी व्यापार स्वरूप નું હોય तो मात्र 4 नकल में अरजी करवी। मतलब आप वन ओनर हो तो 4 अलग अलग नकल के अंदर अरजी करनी होती है। भागीदारी प्रकारની એકમ માટે ભાગીદારી કરારનામું અને સક્રિય ભાગીદારને ઓથોરાઇઝ કરતી પાવર ઓફ એટર્નીની પણ નકલ જોડવી પડે। सिंगल है तो सिर्फ आपको 4 फॉर्म ही भरना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप है तो उसके अंदर पावर ऑफ एटर्निटी का ऑथोराइज लेटर आपको लिखवाना पड़ेगा और इसके साथ जुड़वाना पड़ेगा।
तीसरा है जो एकम कंपनी स्वरूपनी होय तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशननी नकल तथा जे ते संचालकोની સહી કરવા માટે ऑथराइज करता बोर्डના ઠરાવની नकल। लास्ट लेक्चर के हमने डिस्कस किया था कि एकाकी प्रथा, भागीदारी प्रथा અને कंपनी स्वरूप। तो जो कंपनी स्वरूप होय तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ની नकल और सभी मैनेजमेंट और संचालकों ने सही करवा माटे ऑथराइज करता बोर्डना ठरावनी नकल होवी જોઈએ। ठीक है, ये आपको जोड़ना पड़े। और कोऑपरेटिव सोसायटी का जो एकम सहकारी मंडળી स्वरूपનું હોય तो મંડળીનું બંધારણ અને અધિકૃત વ્યક્તિને સહી કરવા માટે ઓથોરાઇઝ કરતા ઠરાવની નકલ હોવી જોઈએ। मतलब 4 फॉर्म भरो और ये 4 पॉइंट में से कौन कौन से पॉइंट आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आपको लिखना है। ओके, लास्ट में जो एकम ट्रस्ट स्वरूपનું હોય तो ट्रस्ट નું બંધારણ અને સહી કરવા માટે ઓથોરાઇઝ કરતા ઠરાવની નકલ। तो ये 5 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। क्लियर? और ये सब अटैचमेंट करके आप ईएम पार्ट 1 फिल कर सकते हो। अब आता है ईएम पार्ट 2 किसके लिए एप्लीकेबल है? जो एकम उत्पादन शुरू થઈ ગયું હોય अथवा एकम હાજર હોય, હયાત હોય अथवा એકમ સેવા પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરતું હોય તેવા સંજોગોમાં ईएम पार्ट 2 હેઠળની નોંધણી નીચે પ્રમાણે કરવામાં આવે છે। समझ गए? अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी प्रेजेंट है, बनी हुई है या काम चालू है उसमें से और उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है तो ईएम पार्ट 2 का रजिस्ट्रेशन करवाना, या फिर आपकी कोई सर्विस एजेंसी है, सर्विस एंटरप्राइजेस है तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। ओके, नाउ अब इसके लिए क्या क्या प्रोसेस है? अगर इसके अंदर एकाकी व्यापार माटे नियत फॉर्म ने फॉर्म ने मात्र 4 नकलो जोईशे। मतलब जो आपको फॉर्म है उसकी 4 कॉपी उस अंदर फॉर्म भर दो। अगर भागीदारी स्वरूपनी सेवा है तो भागीदारનું કરારનામું સક્રિય ભાગીદારોને સહી કરવા માટે ઓથોરાઇઝ કરતા પાવર ઓફ એટર્નિટીની નકલ। थर्ड है कंपनी स्वरूपनी मेमोरेंडम। सेकंड वन है भागीदारी स्वरूप, वो आपने देख लिया। थर्ड वन है कंपनी स्वरूप में मेमोरेंडम। अगर आपके वो कंपनी स्वरूप है तो उसके अंदर आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ની નકલ અને સંચાલક અથવા સંચાલકોને સહી કરવા માટે ઓથોરાઇઝ કરતા બોર્ડ ની ઠરાવ। मतलब पिछले वाले पार्ट 1 के अंदर जो है वही सारी। सहकारी मंडળી સ્વરૂપના એકમ, જો સહકારી મંડળી સ્વરૂપનું એકમ હોય તો એમાં મંડળીનું બંધારણ અને અધિકૃત વ્યક્તિને સહી કરવા માટે ઓથોરાઇઝ કરતા ઠરાવની નકલ હોવી જોઈએ। ટ્રસ્ટ સ્વરૂપનું હોય તો એમાં ટ્રસ્ટનું બંધારણ અને તેને અધિકૃત કરતા વ્યક્તિને સહી કરવા માટે ઓથોરાઇઝ કરતા ઠરાવની નકલ। ये सारे एप्लीकेशन के साथ जुड़े हुए चाहिए और 4 एप्लीकेशन आपको देनी है। अब ये आप दोगे कहां पे? तो ऊपर दर्शावेल ईएम पार्ट 1 અને ईएम पार्ट 2 ની નોંધણી જે તે જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર मतलब ડીઆઈસી ડિસ્ટ્રિક્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સેન્ટર સમક્ષ કરવામાં આવે છે। ગુજરાતમાં દીવ અને દમણના કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશને બાદ કરતા હાલમાં 26 જિલ્લાઓ આવેલા છે। દરેક જિલ્લાના મુખ્ય મથકમાં જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્રની ઓફિસો આવેલી છે અને જ્યાં આ પ્રકારની નોંધણી કરવામાં આવે છે। अगर आप ये डिस्ट्रिक्ट 26 से ज्यादा भी हो गए हो तो आप देख लेना, क्योंकि ये पुरानी बुक में से 26 या लिया है तो आई डोंट थिंक के 26 से ज्यादा भी हो सकता है। सो गांधीनगर में उद्योग विभाग हेठळ काम करता उद्योग कमिश्नरनी कचेरी द्वारा બધા જિલ્લાના जिला उद्योग केंद्रનું संचालन કરવામાં આવે છે। मतलब आपको डीआईसी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर में जाके आपको आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना। अब फायदे क्या हैं? अगर आपने आपकी कंपनी रजिस्टर करवाई है तो आपको बेनिफिट क्या होगा? फर्स्ट बेनिफिट, नाણાકીય संस्थाओं पास लोन મેળવવામાં સરળતા રહેશે। अगर आपकी कंपनी रजिस्टर है तो कोई भी आपको लोन दे सकेगा क्योंकि आप फुलफिल किया हुआ है रजिस्ट्रेशन। बिना रजिस्ट्रेशन मतलब आपको कोई जानता ही नहीं है तो आप भाग जाओगे लोन लेकर तो क्या पता। सो इसलिए रजिस्ट्रेशन चाहिए। दूसरा आपका फायदा है योजना हेठळ नक्की थયેલ
પ્રોજેક્ટ ખર્ચના અમુક ભાગની રોકડ સહાયની પ્રાપ્તિ સામાન્ય રીતે રાજ્ય સરકારની કેટલીક સહાયક યોજના હેઠળ પ્રોજેક્ટ કરના 25% જેટલી રોકડ સહાય મળે છે। अगर आप के अंदर प्रोजेक्ट आपने कुछ लिया है तो पहले से ही आपको 25% का पैसा आपको दे सकती है गवर्नमेंट। थर्ड है ब्याज सहाय नो फायदो, मतलब आपने लोन लिया है तो उसके अंदर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो इंटरेस्ट के अंदर आपको कमी हो सकती है। जो नाણાકીય સંસ્થાઓ પાસેથી લોન પ્રાપ્ત કરવામાં આવી હોય તો વ્યાજ સહાય 2 સ્વરૂપે મળે છે। प्रवर्तमान धिराण ब्याज करता 1 अथवा 2% सुधीनो व्याज दर, मतलब 2% आपको कम हो जाएगा 1 से 2। और दूसरा है प्रोजेक्ट ना शुरुआतना 1-2 वर्ष माटे लोन ना व्याज में संपूर्ण मुक्ति મળે છે, એટલે કે વ્યાજ ચૂકવવું પડતું નથી। सोच लो बिना ब्याज के आपको पैसा मिलेगा 1 या 2 साल के लिए, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो। फोर्थ नंबर का है आयात नीति हेठळ मर्यादित वस्तुओनी आयात અને આયાતના પરવાનો मળી શકે છે, मतलब आपको चीजें लेने के लिए आयात करने के लिए भी परवानगी मिल सकती है। इलेक्ट्रिसिटी की ड्यूटी में राहत મળે છે। सोच लो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की ड्यूटी होती है इंडस्ट्री के अंदर, उसके अंदर ये फायदा होता है। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है ताकि आप और भी बेनिफिशियल, जैसे कि आपको किसी सेंट्रल स्टोर से गवर्नमेंट को, अगर आपकी कोई शॉप है बहुत बड़ी, अगर वो गवर्नमेंट को आपकी शॉप से परचेज भी करना है तो परचेज करने के लिए भी अगर आपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तो आप गवर्नमेंट को अपना सामान बेच सकते हो, वरना गवर्नमेंट आपका सामान नहीं लेगी। जो टेंडर आते हैं आप सबने पढ़ा होगा टेंडर्स, अगर मैं कुछ बना रहा हूँ प्रोसेस गवर्नमेंट को वो चीज लेनी है तो वो अगर मेरी कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो ही वो मेरी कंपनी से खरीदेंगे, वरना वो खरीदेंगे नहीं। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स है अगर आपने कंपनी में रजिस्ट्रेशन करवाया है तो। ओके, सो आज का लेक्चर हम इधर कंप्लीट करते हैं और होमवर्क है आपका राइट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ एमएसएमई। तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे लिखनी है, ये जीटीयू में आया हुआ एक क्वेश्चन है, मोस्ट टाइमली क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप गूगल क्लासरूम के अंदर लिखकर मुझे सबमिट करवाना। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।